पहले जो पॉलिटिशियन थे, यदि उन्होंने लाल पेन से साइन किया तो समझ जाइए कि लेटर तो भेजा लेकिन काम नहीं करना। हरे पेन से साइन किया तो मतलब है कि काम करना है। ये मैंने भी सुना था। एक कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे जो हमारे यहाँ, अब छोड़िए मैं पद बताऊंगा तो फिर सबका नाम हो जाएगा। तो कहते थे कि भाई साहब ये जो पेन रखते थे वो 2-3, और अफसरों को पता था अगर इस कलर से साइन है इसका मतलब ये लेटर तो मैंने लिख दिया बट ये काम नहीं करना है। क्या बात है। ये होता था, ये सब कोड वर्ड्स होते थे। मेरे को अपनी बेटी से बहुत प्यार है, मतलब मेरी बेटी बहुत अटैच्ड है मेरे साथ। और मैं जैसे घर से निकलता हूँ तो वो घड़ी देखेगी कि पापा अभी टाइम क्या हुआ है, तो मैं बोलूँगा अभी 11 बज रहे हैं। तो आपको कब आना है, तो मैं उसको बोलूँगा कि मैं 9 बजे तक आऊँगा। तो नहीं 9 बजे बहुत लेट है, एक काम करो आप 8:30 आ जाओ। तो मैं कहूँगा ठीक है 8:30। फिर वो एलेक्सा को बोलेगी, एलेक्सा अच्छा पुट अलार्म पापा विल कम बैक 8:30। तो 8:30 पे एलेक्सा बोलेगी। अरे वाह। हाँ। नमस्कार सौरभ भाई। नमस्कार नमस्कार। आपकी यूजुअली दिन की शुरुआत कैसे होती है? दिन की शुरुआत उठने से होती है। उठने के बाद क्या करते हो? उठने के बाद मैं जिम जाता हूँ, मतलब रोज? और जब जिम नहीं जाता तो कहीं वॉक वगैरह पे जाता हूँ आसपास ही? आसपास। हाँ, कितने बजे उठ जाते हो सुबह? मैं 6:30 6, कभी 7। आपने वेट Depend लूज करता किया? हाँ, कोरोना में सबने लूज़ किया है। कितना लूज किया होगा? आई थिंक मैंने 5 किलो के करीब लूज़ किया है। काफ़ी है। हाँ, मतलब लोगों ने गेन किया है, बहुतों ने लूज़ किया है। अच्छा, कैसे राजनीति में कैसे इंटरेस्ट हुआ शुरुआत का? जब ये अन्ना हज़ारे साहब का आंदोलन हो रहा था तो हम लोग जाते थे ऑफिस से। मैं एक टीम का मैनेजर होता था, तो पूरी टीम को लेके मैं जाता था। अच्छा। तो हम गुड़गांव में हमारा ऑफिस होता था, तो हम वहाँ से मेट्रो लेते थे। पूरी टीम जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे उतरती थी, वहाँ थोड़ा बहुत जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे और फिर अपने अपने घर जाते थे। तो ऐसे शुरुआत हुई धीरे धीरे ना। फिर कभी फ़ोन आया यहाँ से कि आपने वॉलंटियर बनने के लिए अपना नंबर दिया था तो आप मिलो। तो मुझे याद है मैं दुर्गेश से मिला था। अच्छा। दुर्गेश पाठक से, नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास उन्होंने एक मीटिंग रखी थी। तब तक पार्टी नहीं बनी थी। अच्छा। तब आंदोलन था। तो मतलब मुलाकात हुई। उन्होंने बोला क्या आपकी ड्यूटी कर सकते हैं। फिर पहले ड्यूटी वूटी मिलनी शुरू हो गई। फिर ऐसे धीरे धीरे फिर पार्टी बन गई। पार्टी के अंदर पूरे 10 साल हो गए इस हफ्ते आंदोलन हुए। 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। बड़ा स्पीड से बीता ये समय। 10 साल। हाँ, बहुत स्पीड से बीता। आई थिंक आप जितने बिजी होते हो उतना स्पीड से आपका समय जो है बीतता है, और आप जितने खाली होते हो उतना धीरे जो है समय बीतता है। आपने तो बहुत हमारे जैसे बहुत सारों को बिजी किया। नहीं, आप जैसे लोगों ने हमें बिजी किया। आप जैसे जो लोग हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं वो मुझे लगता है कि बड़े मतलब वो इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग तो पर्दे के आगे रहते हैं, पर्दे के पीछे वाले लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे आंदोलन के अंदर और इस पूरी सरकार के अंदर। आई थिंक मतलब हाँ है काफ़ी हद तक ये मुझे लगता है कि आपका काम बड़ा मुश्किल है। रोज़ लोगों से मिलना, रोज़ लोगों की फरियाद सुनना, एक एक अफसर को फॉलो करना, विजिट करना अपने एरिया में, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। हाँ, पब्लिक डीलिंग मुश्किल है। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर आप जैसे सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, हाँ। तो आप 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं। हाँ। मगर अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, हाँ। तो 3 घंटे की पब्लिक डीलिंग लगभग 10-12 घंटे के सॉफ्टवेयर, क्योंकि पब्लिक डीलिंग के अंदर मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी का ना। ऐसा लगता है कि खून जो है वो उड़ गया। ये है पब्लिक डीलिंग इज डिफिकल्ट, बट फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। आपको आदत हो जाती है कैसे डील करना है, क्या करना है। आपको देख के और आपसे बात करके ना एक टेम्परामेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा लगता है इंसान यदि टेम्परामेंट कंट्रोल में तो सब कुछ ठीक ठाक है। कैसे टेम्परामेंट मेंटेन करते हैं, खासतौर से टीवी पे? हाँ, नहीं मुझे लगता है कि लोग पसंद करते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बीजेपी के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि ठीक नहीं है। एक बार मैं उनसे मिला, मतलब काफ़ी साल हो गए अब तो, और क्योंकि आप बहस से पहले ना बैठे होते हो तो आप डिस्कस कर रहे होते हो ऐसे ही, तो कई बार इनफॉर्मल डिस्कशन भी होती है। तो मैंने उनको बोला कि यार मुझे ना पार्टी में कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा आप एग्रेसिव हो जाओ डिबेट्स के अंदर, थोड़ा सा ना मतलब दूसरे के ऊपर थोड़ा एग्रेशन दिखाया करो।
तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत करना। पता है वाला बीजेपी वाला बोला, कह रहे नहीं नहीं नहीं, हमारी पार्टी में आपके बारे में बहुत डिस्कशन होता है और लोग कहते हैं आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, कह रहे हैं आप बिल्कुल इसको मत बदलो, ये बहुत ठीक है आपका। तो मतलब देखिए हर स्टाइल की एक ऑडियंस है और हर तरीके को पसंद करने वाले लोग हैं। तो कुछ लोग एग्रेशन पसंद करेंगे तो उनके लिए एक्स लोग काम आ सकते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे तो उनके लिए अलग लोग काम आ सकते हैं। तो ये मेरा नेचुरल स्टाइल है, तो आई डोंट हैव टू डू इट, ये ऐसा ही है। हाँ अगर मुझे एग्रेसिव होना पड़ेगा तो उसके लिए मेरे को जो है वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। और ज़्यादातर मैंने देखा है हमारे एमएलएस का स्टाइल, प्रवक्ता का स्टाइल बड़ा नेचुरल है, मतलब दे आर नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। देखिए यही आपकी जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि लोग समझ सकते हैं अगर आप सच बोल रहे हैं और आप जेन्युइनली बोल रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी भाषा में ही नहीं रिफ्लेक्ट करता, वो बेसिकली आपके अंदर की वाइब्रेशंस हैं या आपकी आत्मा है, आपकी एनर्जी है, वो दूसरे को टच करती है, वो बहुत ज़रूरी है। कितने जेन्युइन है आप? हाँ जेन्युइनिटी, आप जेन्युइनिटी जो है चुरा नहीं सकते और जेन्युइनिटी की आप कॉपी नहीं कर सकते, वो अगर आप हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। कितना मुश्किल है यंगस्टर्स के लिए पॉलिटिक्स में एंटर करना? देखिए जब हम पॉलिटिक्स में आए थे तब ऐसा लगता था कि एक बहुत नामुमकिन काम है, क्योंकि यंगस्टर्स के नाम पे सिर्फ जो है सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस की फैमिली के ही लोग आते थे, उन्हीं को यंग कह के जो है वो जो कोटा है यंगस्टर्स का वो भरा जाता था। बट जब से आम आदमी पार्टी के अंदर ये यंगस्टर्स आए हैं, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी रास्ते खुले हैं, बहुत बड़ी बात। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, मतलब कि ओवरऑल पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा हुआ कि जैसे हमारे विधायक बिना सिक्योरिटी के, बिना तामझाम के, बिना बाउंसर टाइप के लोगों के घूमते हैं, तो इससे कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों के ऊपर, उनके पार्षदों के ऊपर, उनके और नेताओं के ऊपर एक प्रेशर है। और आप देखो उसके अंदर फ़र्क आ रहा है, धीरे धीरे फ़र्क आ रहा है। मतलब मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ के अगर कांग्रेस या बीजेपी के विधायक होते थे तो वहाँ के अब जो नेता हैं जो अब कुछ हमारे साथ आ गए हैं, जो बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि अगर बीजेपी का या कांग्रेस का विधायक आपकी गली में आ रहा है तो वो आपकी गली से दूर ही एक चौराहे पे अपनी गाड़ी रोक देगा, फ़ोन करके पूछेंगे कितने आदमी खड़े हैं गली पे, अगर 25-30 आदमी है तभी वो उतर के आएगा, वरना वो अगर 25-30 आदमी नहीं है तो कहेंगे कि नेताजी बिजी है, नेताजी आए नहीं। तो ये जो कल्चर है वो बदला है और यही आम आदमी पार्टी का मुझे लग रहा है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमने कल्चर को बदलने की शुरुआत की है और ये धीरे धीरे फैल रहा है, क्योंकि सब पार्टियों में अच्छे लोग हैं, सब पार्टियों के अंदर अच्छे लोग कोशिश कर रहे थे कि कुछ अच्छा ही आए और हमारे एग्जाम्पल से उन लोगों को भी मौका मिल रहा है अपनी अपनी पार्टीज़ में। बहुत अच्छी बात है। जब आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते थे, कॉर्पोरेट में काम करते थे और अब जब पॉलिटिक्स में, जीवन में, सोचने के तरीके में पर्सनली क्या क्या चेंज हुआ है? देखिए जब आप एक कॉर्पोरेट जॉब में करते हैं, मतलब वो सॉफ्टवेयर हो या कोई और हो, तो आपके टारगेट्स जो हैं लाइफ के वो बड़े अलग तरीके के होते हैं, वो बड़े हैप्पीनेस ओरिएंटेड होते हैं, आपकी पर्सनल हैप्पीनेस ओरिएंटेड होते हैं, आपकी अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के ओरिएंटेड होते हैं कि मतलब कि इस साल अगर आप अंडमान निकोबार गए हो तो अगली बार आपको मॉरिशस जाना है और उसके अगले साल आपको आउटिंग के लिए आप यूरोप जाना चाहोगे, है ना। इस तरीके के टारगेट्स होते हैं। फिर हमारे टारगेट्स होते थे कि यार इस बार 12% हाइक मिला, हर साल ना हाइक होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसको अप्रेजल बोलते हैं। तो इस साल अगर 12% हाइक मिला तो अगले बार आप 14% के लिए एम करोगे, या अगर आप मैनेजर हो तो अब आप अगले साल सीनियर मैनेजर बनना चाह रहे हो या आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो। तो अलग तरीके की मतलब कि आपकी एस्पिरेशंस होती हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं यूएस जाके सेटल हो जाऊं, यूरोप जाके सेटल हो जाऊं, ग्रीन कार्ड चाहते हैं, तो वो एस्पिरेशंस अलग होती हैं और इंस्टेंट हैप्पीनेस देने के काम वो करते हैं। बट अगर आप इस पब्लिक लाइफ में होते हो तो अलग तरीके के आपके जो है ना अलग माइलस्टोन्स हो जाते हैं लाइफ के, जो बाकी दुनिया के लिए बहुत अलग हैं, क्योंकि बाकी दुनिया उस तरीके के लाइफस्टोन्स मतलब माइलस्टोन्स आपके समझ नहीं पाएगी, ना उनके साथ रिलेट कर पाएगी, क्योंकि होते नहीं है कोई ख़ास। मतलब आप मतलब एक लगे होते हो आप काम में और आपको भी नहीं पता कि आप बहुत ज़्यादा क्या करने वाले हो 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में। तो एक अलग है, मतलब ये एक अलग दुनिया है। राजनीतिक ज़िंदगी की इंश्योरेंस तो कुछ भी नहीं है। देखिए ये ना इसके अंदर 2 अलग अलग पहलू हैं इसके।
एक वर्ग जो पॉलिटिक्स में नहीं है वो राजनीतिक लोगों से बहुत ईर्ष्या करता है। उनका मानना ये है कि साहब आप एक बार एमएलए बने, आपको पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलती है 8,000 रुपये, और आपको तो बहुत सहूलियतें मिलती हैं। मगर अगर आप एमएलए हैं तो आप कहेंगे कि हमें कोई सहूलियतें ऐसा होती नहीं है। मतलब हमारी 53,000 रुपये हमारी सैलरी है, जो कि मेरी अपनी सैलरी का बहुत छोटा हिस्सा है जो मैं कमा के छोड़ चुका हूँ। और मतलब और हमने एक अच्छा खासा करियर छोड़ दिया है, तो हमारे लिए उस करियर में जाना भी बड़ा मुश्किल है। 10 साल के बाद सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत कुछ चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज होता है। मगर बहुत कुछ अच्छा भी है। देखिए, आप जिन लोगों की मदद करते हो उससे जो आपको खुशी मिलती है वो एक असीमित खुशी है। और वो लोग हैं जिनको आप जानते नहीं, मतलब कि कई बार मदद नहीं भी हो पाती, ऐसा नहीं है कि सबकी मदद हो जाती है, बट जिनकी हो जाती है वो लोग आपको याद रखते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं। कभी आपको मिल जाते हैं तो आप मतलब उनका जो ग्रैटिट्यूड होता है, बहुत सारे लोग कह नहीं पाते, बट उनका ग्रैटिट्यूड आपको उनकी नज़रों से दिखता है कि आप मतलब कि लोगों की ज़िंदगी बचा पाए, बदल पाए, उनकी बेहतरी आप कर पाए। आप खुश हैं अपने डिसीजन से? आपकी वजह से बहुत सारे लोग खुश हैं इस डिसीजन से। ये बड़ा मुश्किल है कहना कि ये डिसीजन सही है या गलत है। क्योंकि ये जो है ना, ज़िंदगी जब ख़त्म हो रही होगी तभी आप बता सकते हो कि डिसीजन सही था या गलत था। तब आप कह सकते हो कि सही था गलत था। अभी नहीं कह सकते आप। अभी तो सेटिस्फाइड है, अभी ठीक है, मतलब गाड़ी चल रही है। चलिए आइए ऊपर चलते हैं। चलिए। अरे वाह, शानदार। जिस उम्र में यूथ पार्टनर ढूंढता है, गिटार बजाता है, हाँ? आप लोगों ने राजनीति हिला दी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पार्टनर ढूंढ रहा है गिटार बजा के? अपनी जिंदगी में मग्न है। आप लोगों ने राजनीति हिला दी, अच्छी खासी एस्टेब्लिश पार्टियों को दुखी करके रख दिया। हाँ, नहीं, ये जो है हमारी पार्टी ने ज़रूर किया शुरू में, जब हम आए थे। नहीं, हमने लोगों की मतलब पारंपरिक पार्टियों की नींद तोड़ाई, और मतलब पारंपरिक पार्टियों ने बहुत कुछ हमसे सीखा। आई थिंक कि हमारा आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस देश की राजनीति के अंदर कुछ नयापन लाने में। ये तो रहा, ये चीज़ तो होती है। अब यूथ एंटर करने लगा। यूथ जो है ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है देश की, क्योंकि मतलब जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा पोटेंशियल है यूथ के अंदर। अभी के जो बच्चे बच्चियां जो हमारे पास मतलब मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कई बार हमारे यहाँ एज ए इंटर्न मेरे ऑफिस में आते हैं, मतलब उनसे हम अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर सकते। मतलब दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल। और जब हमसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि अच्छी पॉलिटिकल पोजीशंस पे हैं, जब आप उनसे आज के यूथ को कंपेयर करते हो तो आपको लगता है कि जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट डेफिसिट है। मतलब कि आपकी देश की जो क्रीम है वो पॉलिटिक्स में नहीं पहुंच रही है जो पहुंचनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सबसे ज़रूरी काम इस देश के लिए इस देश को चलाना है। बाकी सब तो उसके छोटे छोटे सबसेट्स हैं ना। कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, धंधे काम धंधे हैं, ये सब तो छोटे छोटे सबसेट्स हैं। बेसिक पॉलिसी मेकिंग आपके देश की अगर आपके देश का बेस्ट ब्रेन नहीं कर रहा है तो ये देश के लिए और मतलब पूरे समाज के लिए बड़ी दुख की बात है, और जो नहीं हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे उम्मीद बन रही है कि वो लोग हमारे पॉलिसी मेकिंग के अंदर देश को चलाने के लिए वो लोग आएंगे, और लोगों के अंदर बड़ा जुनून दिखता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ पिछले साल एक बच्ची ने इंटर्न किया। शी वॉज इन क्लास 11th। अच्छा। हाँ, 11th क्लास की लड़की थी वो, और क्या वो बातें करती थी। उसके सारे फंडे क्लियर हैं, लेफ़्ट क्या है, राइट क्या है, सेंटर क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ज़बरदस्त। और अभी वो 12th दे रही है, तो उसकी मम्मी ने मेरे को वीडियो भेजा
कि उसको उसके स्कूल में आउटस्टैंडिंग ऑलराउंड परफॉर्मर अच्छा। का अवार्ड मिला। तो कितनी खुशी होती है कि मतलब कि ऐसे बच्चे हमारे पास आके इंटर्न कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ। एक और मेरे यहाँ इंटर्न थे अर्जुन, ही इज़ स्टडिंग नाउ इन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक थे जिन्होंने मेरे ऑफिस में काफ़ी काम किया, 2-3 साल काम किया, पार्टी का काम किया, मेरे ऑफिस में भी काम किया, आशीष मंगल। ही गॉट सेलेक्टेड इन कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। अरे वाह। तो मतलब दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे यहाँ इंटर्न करने वाले बच्चे जा रहे हैं। तो इससे बड़ी उम्मीद होती है कि मतलब वेल टैलेंटेड यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है, और पॉलिटिक्स में कहो या पॉलिसी मेकिंग में कहो, मतलब उसको इंटरेस्ट है कि देश को हम सही राह पे ले जाएं। तो इन लोगों से बड़ी उम्मीद है। और आई थिंक पहले ऐसा स्टीरियोटाइप था कि मतलब कि कुछ पॉलिटिशियंस के बच्चे ही जो हैं, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस ही जो हैं वो पॉलिटिक्स में जाएंगे। और अजीब सी बात थी, उन्हीं को पॉलिटिकल यूथ आइकन जो है बना के देखा जाता था, जो कि गलत था। अब लोगों को लगता है कि हम आ सकते हैं। मैं अपने मंत्रियों के यहाँ देखता हूँ, मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे देखिए कितने सारे नए लड़के लड़कियाँ जो हैं कितनी अच्छे मतलब कि कितने अच्छे आइडियाज़ लेके आते हैं, कितनी रॉ एनर्जी लेके आते हैं, और मतलब उससे पूरे ऑफिस का, पूरे फ्लोर का माहौल बदला होता है। मतलब यू कैन सी सो मच ऑफ एनर्जी देयर, जो मुझे लगता है कि सिर्फ अगर हम मंत्रियों से बात करेंगे या सिर्फ बाबुओं से बात करेंगे तो वो एनर्जी आपको नहीं दिखेगी, बिकॉज एक जनरेशन गैप होता है, एक उम्र का तकाजा होता है, वो सब चीज़ें बदलती हैं। मतलब जैसे मैं जब पॉलिटिक्स में आया तो मैं कॉर्पोरेट कल्चर से आया था, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि कोई किसी को सर बोल रहा है, हम जा रहे हैं तो कोई खड़ा हो जाता है। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब कि ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मतलब मैं जब अफसरों की मीटिंग्स लेता था, जल बोर्ड की या किसी एमसीडी की, तो मतलब वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के कोई माइलस्टोन्स नहीं है, कोई ट्रैकिंग नहीं है, बस ये है कि सर होने वाला है, हो जाएगा। तो बड़ा अजीब लगता। मतलब प्रोफेशनलिज्म की तो ज़रूरत है अभी पॉलिटिक्स में, और गवर्नेंस में बहुत स्कोप है कि ये प्रोफेशनलिज्म आए। और जब ये हमारे ही बच्चे पूरी दुनिया को मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मैनेज कर रहे हैं, तो सरकारों को भी मैनेज कर सकते हैं। उनको बस हमारे पॉलिटिशियंस को मौका देना है, सरकारों को उनके लिए जगह बनानी है कि वो लोग आएँ और अपना पूरा पोटेंशियल यहाँ पे यूज़ कर सकें। और हमारी सरकार ने चीफ मिनिस्टर अर्बन लीडरशिप फेलोशिप, दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर, चेंज मेकर इन एजुकेशन फेलोशिप, कितनी सारी फेलोशिप निकाली बहुत। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत मतलब बहुत अच्छा काम है। आप सोच ही नहीं सकते कि जिस 22 साल की लड़की को या जिस 23 साल के लड़के को सरकार का एक्सपोजर हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है। देखिए, एक आम आदमी क्या जानता है, जैसे जब मैं आईटी में काम करता था तो मैं क्या जानता, मैं सिर्फ सड़क जानता था। बट अब मैं जानता हूँ इस सड़क के नीचे एक सीवर है, किसका सीवर कहाँ जाता है, किसके घर का पानी किस यूजीआर से आता है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को जानें। मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की क्या दिक्कतें हैं, बस बढ़ाना ही एक मतलब तरीका नहीं है। बस बढ़ने से रोड के ऊपर जगह भी घटती है, कार बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, मेट्रो से क्या फ़र्क पड़ता है, रूट रेशनलाइजेशन क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और इतने बड़े देश में जहाँ पे मतलब वी आर इन बिलियन, मुझे लगता है हमें बहुत सारे यूथ चाहिए। तो ये जो अर्बन मतलब चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस के अंदर ये जो इंटर्न्स आने का जो सिलसिला शुरू है, मुझे लग रहा है ये चलना चाहिए। बहुत अच्छा। असेंबली के अंदर बच्चे आए, उनको समझ में आए कि असेंबली क्यों है, असेंबली के अंदर डिस्कशन क्यों होती है। असेंबली की डिस्कशन ऐसी डिस्कशन है जैसे आप एक परिवार के अंदर डिसीजन लेते हैं, तो मम्मी पापा और आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक बात पे चर्चा करते हैं और उस चीज़ के अंदर कहते हैं कि भाई वॉशिंग मशीन लेनी है तो कौन सी वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। वो चर्चा हुई और वो चर्चा के अंदर डिस्कस हो गया कि भाई ये वॉशिंग मशीन ठीक है। तो कोई वोट नहीं पड़ती वहाँ पे, कोई डिबेट नहीं होती, चर्चा होती है। तो अब ये जो असेंबली है ये हमारा दिल्ली का परिवार है, जो पार्लियामेंट है ये हमारे देश का परिवार है, जहाँ पे देश के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अगर चर्चा के अंदर विवाद हो गया तो उस पर वोट होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है चर्चाओं का, पॉजिटिव डिस्कशंस का, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे यूथ को समझ में आए कि डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है। और गवर्नेंस सेंट्रिक पॉलिटिक्स का मतलब बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हमारा सारा मुद्दा
अब बदलता जा रहा है सब सब टांग खिंचाई। देखो टांग खिंचाई। सारा कुछ जो है ना मतलब पॉलिटिकल डिस्कशन ऐसा लगता है कि किसी की टांग खींचने का है कि वो एक पॉलिसी ला रहा है तो इसको कैसे हम ये साबित कर दें कि पॉलिसी खराब है क्योंकि हम नहीं ला रहे, और अब जब हम सरकार में आ जाएंगे तो हम वही पॉलिसी लाएंगे और ये कहेंगे ये अच्छी पॉलिसी है। तो ये सारी चीज़ें जो देखता है अगर यूथ तो वो बड़ा डिसएंचेंटेड होता है। अभी तमिलनाडु के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने डाला है कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। देखिए अब तमिलनाडु में भाजपा घर घर राशन पहुंचाना चाहती है और दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार पहुंचाना चाहती है तो उसको रोक रहे हैं। तो आज का यूथ ये सब नहीं चाहता। आज का यूथ चाहता है कि आप भी काम करिए, इनको भी काम करने दीजिए और इस काम का कंपटीशन कराइए। जो बेहतर काम करेगा वो अच्छा है, जो अच्छा काम नहीं कर रहा वो अच्छे काम करने वाले से सीख ले। और यही पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव चीज़ है। और आजकल तो लोग मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कोर्सेज करते हैं। लोग तो मतलब कि किताबें पढ़ते हैं कि पॉजिटिव कैसे बना जाए, कैसे रहा जाए, और इसके लिए सब चीज़ें बदलेंगी। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, आपकी जो डिस्कशंस होती हैं टेलीविज़न पे, आपकी न्यूज़ की डिबेट्स होती है, उनको भी थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। गांधी जी कहते थे कि पॉलिटिक्स विदाउट स्पिरिचुअलिज्म इज एब्सोल्यूट डर्ट एवर टू बी शन्ड। क्या हुआ ऐसा, क्या बदला इतना हमारे नेताओं ने जो इन्विसाज किया, जो सिस्टम तैयार किया पॉलिटिक्स में, जो उन्होंने चाहा था बदलाव लाना, कहाँ चूक गए हम? देखिए गांधी मतलब ये हम लोगों की किस्मत, खुशकिस्मती है इस देश की कि हमारे देश के सबसे बड़े राजनेता जो थे वो महात्मा गांधी थे। और मतलब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, अनडिस्प्यूटेड नेता हैं वो, ठीक है। और जो छोटी मोटी डिस्प्यूट्स थी वो पिछले 60-70 साल में सब खत्म हो चुकी है। मतलब जब नरेंद्र मोदी जिनकी पार्टी गांधी को अक्सर जो है कटाक्ष करती थी उन पे, वो उन्होंने मान लिया कि जो है महात्मा गांधी सबसे बड़े हैं, ठीक है। तो अब तो अनडिस्प्यूटेड है। और उन्होंने राजनीति के अंदर जैसे आपने बोला स्पिरिचुअलिटी को ढूंढा और उन्होंने बोला कि राजनीति मजबूत होकर खड़ी इस देश में तब हो पाएगी जब आप उसको स्पिरिचुअलिटी के पैरों पे खड़े करेंगे। क्योंकि ये देश जो है बहुत स्पिरिचुअल देश है। यहाँ के लोग जो है अध्यात्म से, बच्चा पैदा होता है तो अध्यात्म से जुड़ जाता है। तो इस देश की पॉलिटिक्स, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की कोई भी चीज़ आप अध्यात्म से अलग करके नहीं देख सकते। और ये जो अध्यात्म है ये कोई हिंदू नहीं है, ये कोई मुस्लिम नहीं है, ये सीधा मतलब ऊपर वाले से आपको जोड़ता है। और हमारे सभी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के अंदर आप देखिए अर्थशास्त्र, राजशास्त्र सब बताया है। भगवान राम के बारे में जब तुलसीदास बताते हैं, उन्होंने जो रामचरितमानस लिखी उसके अंदर कई कांड उन्होंने बताए, बाल कांड से लेकर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, आखिरी जो कांड है उत्तर कांड, उसके अंदर तुलसीदास बताते हैं कि भगवान राम सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ पुष्पक विमान में वापस लौटे। और उन्होंने जब अयोध्या के अंदर अपना राज्य शुरू किया तो उन्होंने बताया कि असली राज्य क्या होना चाहिए, राम राज्य क्या होना चाहिए। हालांकि हमारे बहुत सारे राजनीतिक मित्र जो हैं राम राज्य को एक तरीके के एक धार्मिक राज्य करके दिखाते हैं, मगर राम ने जो परिभाषा राम राज्य की दी वो बहुत सुंदर परिभाषा है। वो ऐसी परिभाषा है कि जिसके अंदर सब लोग सुखी हैं, किसी को कोई रोग नहीं है, मतलब किसी को कोई दुख नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, सबके पास काम है, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं। और तुलसीदास जी की चौपाई के अंदर ये सारा वर्णन है। हमारे यूथ को पढ़ना चाहिए, ठीक है, कि आप पढ़िए तो सही कि राम क्या कह के गए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु ही व्यापा। मतलब राम राज्य के अंदर ना दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक, कोई भी तरीके का रोग नहीं होता था, ठीक है। मतलब हर तरीके से आदमी स्वस्थ रहता था। जो आप कर रहे हैं हेल्थ के अंदर, आप मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, तो आप यही तो कर रहे हैं भाई। अस्पताल बनेंगे, सब रहेगा तो लोगों को दैहिक जो है ये रोग जो है नहीं होंगे। अगले में कहते सब नर करहि परस्पर प्रीति, मतलब जितने भी नर नारी हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। नफरत का कोई स्कोप तुलसीदास जी ने भी नहीं छोड़ा, भगवान राम ने कहा। और ये भी कहा कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन जो है करेंगे। तो ये तो हमारे सारे स्क्रिप्चर्स, इसी ने तो गांधी ने चुना। भगवान राम ने रावण के जाते समय भी जी उनका अपमान नहीं किया,
उनके लिए कोई ऐसा बेंचमार्क नहीं सेट किया जिसको हम ये कह सकें कि भाई उन्होंने नफरत से जाने दिया, उनसे उनका भी सीखा, सम्मान किया, उनको लक्ष्मण को उनके पास भेजा कि आप इनसे सीखिए सीखिए। जो आप इनसे सीख सकते हैं। तो हमारी संस्कृति तो मतलब बहुत पुरानी और बड़ी मजबूत संस्कृति है, जिसके अंदर से मतलब हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब हमें कहीं विदेश में कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे यहाँ है और हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर है और सभी धर्म ग्रंथों के अंदर है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप गुरबानी सुनिए, उसके अंदर यही मतलब उसका सार जो है वो सारा यही है। एक तुलसीदास जी की चौपाई जो है रामचरितमानस की, जो मुझे याद आती है आपसे बात करते हुए, वैर न विग्रह जी जी जी, आस न त्रासा सुख न हाँ, ताहि हाँ, सदा हाँ। सबासा। जी तो बिल्कुल, वैर न विग्रह उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हाँ। कहीं पे कोई जेलसी हाँ। या कोई एनवी की जगह बिल्कुल 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 बिल्कुल। ना कोई- तो हमारे सब स्क्रिप्चर्स में है और जो यूथ है ये सब समझता है। ऐसा नहीं है कि यूथ बेवकूफ़ है, वो सब समझ रहा है कि देश के लिए उसको क्या चाहिए, समाज के लिए उसको क्या चाहिए, उसकी एस्पिरेशंस पूरी हों, ये हम सब लोगों का जो है ना ये कर्तव्य है। जब हम यूथ की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। और ये चेंज ना एज अ पॉलिटिशियन मैं देख सकता हूँ कि 7 साल पहले जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी तो हम RWS से मिलते थे और आज जब हम RWS से मिलते हैं तो एक बड़ा चेंज मैं RWA के लेवल तक पे देख पाता अच्छा। हूँ जी, कि अब RWS के अंदर बहुत सारा यूथ आ रहा है। पहले क्या था, RWS के अंदर ज़्यादातर रिटायर्ड बुजुर्ग लोग आते थे क्योंकि मतलब उनके काम मतलब वो फारिग हैं तो वो इस तरीके के काम करते थे। अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अच्छी मैनेजरियल पोजीशंस पे हैं अच्छा। और वो RWA के अंदर अपनी कॉलोनी को बेहतर करना चाहते हैं। लेडीज़ हैं, ये दोनों चेंज आप देख सकते हो। ज़्यादातर लेडीज़ की जो है भूमिका RWS के अंदर बढ़ रही है और यूथ की बढ़ रही है। कितनी सुंदर बात है। बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो ये जितनी भी RWS में जाता हूँ मैं इस चीज़ को लोगों को माइक पे बताता हूँ कि देखिए ये चेंज आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप ये चेंज आ रहा होता है बट आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, आप इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते कि ये चेंज आ रहा है। आप जब इसको एक्नॉलेज करते हो तो लोगों के अंदर मैसेज जाता है कि चेंज आ रहा है। तो ये चेंज आना शुरू हो गया है, लोगों की दिलचस्पी जो है पॉलिटिक्स में बढ़ गई है। शालीन भाई मैं आपको बताऊं कि अब मैं जितने भी दिन ऑफिस बैठता हूं, कोई ना कोई अच्छे घर से, अच्छे परिवार से और अच्छी पढ़ी लिखी महिला मेरे पास ज़रूर आ रही हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स की, 45, 55। मतलब कोई एनिमल एक्टिविस्ट है, कोई जो है मतलब कि बच्चों के लिए काम कर रही हैं, एंड दे से कि नहीं हम आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सरकार के साथ मिलके कुछ काम करें। तो ये एक बड़ा चेंज आ रहा है। और वो लोग ये कहते हैं कि हम आज से पहले किसी पॉलिटिशियन से नहीं मिले। अच्छा। तो मैं बोल रहा हूँ भाई क्यों नहीं मिले पॉलिटिशियन से? तो वो कहते हैं नहीं, पॉलिटिशियंस की इमेज बड़ी ख़राब है। मतलब हमारे घर वाले कहते थे, हमारे हस्बैंड कहते थे, हमारे माँ बाप कहते थे कि पॉलिटिशियंस वगैरह से दूर रहना चाहिए। मतलब दिस इज़ व्हाट दे से। तो ये चीज़ जो है, मतलब ये भी अब आपको पॉलिटिशियन नहीं मानते? नहीं वो पॉलिटिशियन मानते हैं, बट अब ना वो स्टीरियोटाइप खत्म हो चुका है। ऐसा पहले क्या होता था कि एक सफ़ेद कुर्ते पजामे में एक पॉलिटिशियन चल रहा है, उसके आसपास जो है, मतलब वो वाला पॉलिटिशियन नहीं मानते जो उनके लिए फ्रेम पहले का सेट है। उस पॉलिटिशियन के आसपास एक ऐसी बाउंड्री होती थी अनकही कि आप उसके पास जा नहीं सकते। मतलब ही इज़ नॉट एक्सेसिबल टू यू। मैंने तो ये भी सुना है कि पहले जो पॉलिटिशियन थे, यदि उन्होंने लाल पेन से साइन किया तो समझ जाइए कि लेटर तो भेजा लेकिन काम नहीं करना। हरे पेन से साइन किया तो मतलब है कि काम करना है। ये मैंने भी सुना था, अब मैं पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि देखिए अब अच्छा, ये सच में है? ना, ये बिल्कुल सही है। अच्छा। कि एक कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे जो हमारे यहाँ, अब छोड़िए मैं पद बताऊंगा तो फिर सबका नाम हो जाएगा, बट उनके साथ काम करने वाले लोग मेरे साथ काम करते हैं अभी। तो कहते थे कि भाई साहब ये जो पेन रखते थे वो 2-3, और अफसरों को पता था अगर इस कलर से साइन है इसका मतलब ये लेटर तो मैंने लिख दिया बट ये काम नहीं करना है। क्या बात है। ये होता था, ये सब कोड वर्ड्स होते थे, अलग अलग चीज़ें होती थी, अलग अलग मतलब कहते, कुछ लोग कहते थे कि जी हम जाते थे तो बाहर ही रोक देते थे कि नहीं काम कर रहे हैं, वो रोक दे, मीटिंग चल रही है। तो एक बार वो कह रहे यार मुझे लगा कि यार ऐसा क्या काम कर रहा है, कह रहे मैं गया और मैंने पर्दा हटाया तो बंदा सो रहा था, तो मंत्री जी थे वो उस वक्त, वो कह रहे वो अंदर सो रहे थे। तो आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? आपका स्पिरिचुअलिज्म क्या है, कैसे प्रैक्टिस करते हैं? जैसा मैंने आपको बताया शालीन भाई, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। इस देश की मिट्टी के अंदर स्पिरिचुअलिटी है और इससे बहुत शक्ति मिलती है आपको, है ना। तो और कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान का डर जो है सब लोगों के मन में होना चाहिए। ये जो भगवान है ना, ये सबको
प्रेरित करते हैं कि आप अच्छा काम करें, और सब लोग अच्छा काम करेंगे अपने अपने लेवल पे, छोटा छोटा अच्छा काम करेंगे तो अच्छी हो जाएगी दुनिया, और सब लोग थोड़ा थोड़ा बुरा करेंगे तो दुनिया बहुत बुरी हो जाएगी। तो सभी धर्म यही कहते हैं कि अच्छा करो, अच्छे से अच्छा करो। तो हम तो यही मानते हैं कि जितना अच्छा काम हो सके, जितना लोगों का भला हो सके, वो अच्छा है। बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन है? मेरी एक बेटी है और वाइफ है। तो मेरी बेटी 7 साल की है अभी। तो मुझे लोकेशन बहुत अच्छी लगी जहाँ पे आप मुझे लाए, तो मैं सोच रहा था मैं अपनी बेटी को बहुत यहाँ पे लेके आऊँगा। ब्यूटीफुल, मतलब मुझे नहीं लगता था कि दिल्ली में इतनी सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और ये स्पेशली आपके लिए हमने रिजर्व की थी कि इतनी सुंदर लोकेशन। नहीं, बड़ी शानदार शूट करेंगे, बड़ी शानदार है। हमारी वजह से काफ़ी लोगों को डिस्टर्बेंस हुई यहाँ पे। नहीं, हमने सबका ध्यान रखा। वहाँ आराम से लोग गिटार बजा रहे हैं, लोग सैर कर रहे हैं। आगे कैसे देखते हैं आप अपने जीवन को? देखिए, ये बहुत रेयर होता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये मौका अगर मुझे मिला है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और मुझे लगता है कि इसके अंदर किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपनी दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट मौका नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ये भगवान का आशीर्वाद ही है। मतलब इसके अंदर ये भगवान के किए बिना नहीं है, ये भगवान ने सोचा कि ये मौका इनको देना है तो दिया। मतलब इसको किस्मत कह लीजिए, आप भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए। तो ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ एक तरह से देखा जाए तो। बहुत बड़ी बात है कि मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों के किसी काम आ सकता हूँ। सरकार के अंदर हम कुछ बात कह सकते हैं जिससे चीज़ बदल सकती है। मतलब इतने सारे लोग हमें आइडियाज़ देते रहते हैं। तो मैं एक चैनल बना कि उन आइडियाज़ को आगे पहुँचाऊँ। देखिए क्या मेरा काम क्या है, बेसिकली आई एम अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। मतलब मेरा काम ही ये है कि मेरे को लोगों को रिप्रेजेंट करना है, एकदम, है ना। और एक वक्त ये आया कि प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स बनने लगे। मतलब कुछ एक प्रोफेशनल नेता बन गए कि भी हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, कि हम किसी के भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। तो वो गलत है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही ये है कि जनता के अंदर से, जनता की तरह दिखने वाले और जनता की तरह सोचने वाले लोग आएँ, और वो इस बड़ी पंचायत में बैठे हैं जिसको आप दिल्ली असेंबली कहते हैं, या उससे बड़ी पंचायत में बैठे हैं जिसको आप लोकसभा कहते हैं, और वहाँ पे आप अपने आसपास वाले लोगों की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करें, उसका प्रतिनिधित्व करें। मतलब आपको कोई उसके लिए कोर्स नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी आंख और कान खुले रखने हैं ताकि लोग आपको बता सकें कि हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं। और जब उसके बारे में डिस्कशन हो तो उस असेंबली में आप उस बात को रख सकें, या मंत्री जी से मिल के आप उस बात को रख सकें कि भाई लोग ये सोच रहे हैं। और इस तरह से 70 रिप्रेजेंटेटिव्स एक सरकार को बताएं कि भाई जनता ये सोच रही है, फिर अब आप डिस्कशन करके इसके ऊपर फैसले ले लें। कितना समय बिताते हैं आप फैमिली के साथ? फैमिली के साथ कम समय मिल पाता है। देखिए इन सब कामों के अंदर क्या है ना, हमारा काम जो है, ऐसा नहीं कि हम बहुत काम करते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये बहुत रैंडम है। पॉलिटिक्स, हालांकि आप सबसे ऊपर बैठे हैं, आप देश की और एक राज्य की पॉलिसी बना रहे हैं, मगर ये दुर्भाग्य कहेंगे कि ना, ये अभी भी इसके अंदर कोई स्टैंडर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं इस्तेमाल हो रही। तो बहुत रैंडम है, बहुत एडहॉक है। मतलब आप अपनी बेटी को बोल दें कि आज हम शाम को कहीं जाएंगे, और शाम को कहीं से फ़ोन आ जाए कि भाई कहीं पे मीटिंग है, जाना है, तो आपको तुरंत जाना पड़ता है। आप दोपहर को बोल रहे हैं कि अभी लंच पे जाना है, पता चला कि कोई गुजर गए और वो समाज के बड़े आदमी हैं, तो आपका वहाँ पे उनके यहाँ जाना ज़रूरी है, तो आपको तुरंत निकलना पड़ता है। कोई बीमार हो गया, किसी के हॉस्पिटल में कोई दिक्कत आ गई, कुछ मतलब इतने सारे मतलब कि रैंडम काम है जो आपके पास तुरंत आ सकते हैं। तो एडहॉकिज्म बहुत आ जाता है आपकी लाइफ के अंदर। कंप्लेंट रहती है तो आपके जो आसपास वाले लोग हैं, दे हैव टू बी, मतलब उनका दिल जो है वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। मतलब उनको ये पता होना चाहिए कि आपका कोई भी प्रोग्राम कभी भी कैंसिल हो सकता है। तो कंप्लेन नहीं करते? नहीं, आई थिंक वो समझते हैं। देखिए क्या होता है कि एक लेवल पे आपकी फैमिली समझने लग जाती है कि आप क्या काम कर रहे हैं, और उस काम से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मतलब जैसे मेरी बेटी 7 साल की है, बट मेरी बेटी कहीं पे सीवर का काम हो रहा होता है तो कहती है कि पापा ये क्या हो रहा है, अच्छा ये क्यों हो रहा है, अरे वाह, ये क्या हो मतलब मुझे लगता है कि मतलब आपकी फैमिली धीरे धीरे आपके साथ एसोसिएट होने शुरू हो जाती है। ठीक है, कहीं पे झूले हैं, कोई झूले तोड़ रहा है तो कहेगी पापा देखो ये झूले तोड़ रहा है, ये आपने लगवाए थे ना, बड़ी मुश्किल से लगे थे। अच्छा। तो हाँ, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें जो हैं आने लग जाती हैं। हाँ, 7 साल की बच्ची के अंदर ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं।
तो आपकी फैमिली ना इन सब चीज़ों से एसोसिएट करने लग जाती है, तो वो उसका हिस्सा बन जाते हैं, फिर वो इस चीज़ को समझने लग जाते हैं। फिर हर चीज़ के फ़ायदे हैं, हर चीज़ के अपने नुकसान कैसे हैं। फादर हैं आप? देखिए मैं तो बहुत अच्छा फादर हूँ। मेरे को अपनी बेटी से बहुत प्यार है, मतलब मेरी बेटी बहुत अटैच्ड है मेरे साथ, और जब मैं जैसे घर जाता हूँ तो मतलब कि वो बिल्कुल मतलब कि रोज़ मतलब कि मेरे से लिपटने के लिए तैयार होती है। फिर मैं उसको रुको रुको रुको, मेरे को कपड़े बदल दे, मुझे हाथ धोना है, क्योंकि कोरोना है, कोरोना का समय है। अदरवाइज़ मैं मतलब कि, और मैं जैसे घर से निकलता हूँ तो शी विल, वो घड़ी देखेगी कि पापा अभी टाइम क्या हुआ है, तो मैं बोलूँगा अभी 11 बज रहे हैं, तो आपको कब आना है, तो मैं उसको बोलूँगा कि मैं 9 बजे तक आऊँगा, तो नहीं 9 बजे बहुत लेट है, एक काम करो आप 8:30 आ जाओ, तो मैं कहूँगा ठीक है 8:30। फिर वो एलेक्सा को बोलेगी, एलेक्सा अच्छा, पुट अलार्म, पापा विल कम बैक एट 8:30, तो 8:30 पे एलेक्सा बोलेगी। अरे वाह, हाँ, फिर जैसे उसकी मम्मी का बर्थडे है तो वो मेरा Okay. कैलेंडर खोल के लिख देगी अरे वाह, कि नायरा सेज पापा हैज़ टू बी एट होम ओके, बिकॉज इट्स ममाज बर्थडे, तो वो अरे वाह। कैलेंडर के अंदर मेरा ब्लॉक कर देगी वो दिन। तो मतलब बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे और यूथ ये इस देश के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल, यूथ के अंदर इतना पोटेंशियल है, मुझे लगता है यूथ को मौका देना चाहिए देश के अंदर, ये इस देश को बदल सकते हैं। बिल्कुल, और हम पॉलिटिशियंस की ये जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए स्पेस बनाएं, और चाहे हमको खुद हट के उनके लिए स्पेस बनाना पड़े, बट हमें उनके लिए स्पेस बनाना चाहिए। सर भाई मेरा अनुभव ऐसा है सरकार में काम करते करते कि महिलाएं जो लड़कियां आज आ रही है ना नई, हाँ, उनमें और लड़कों की प्रतिभा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते जा रहा है। कौन लड़कियां प्रतिभाशाली बहुत है? ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अप्रोच, कंपैशन, एम्पैथी और लगाव सिस्टम को चेंज करने का, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? देखिए पता क्या, लड़कों की और लड़कियों की स्ट्रेंथ्स अलग अलग हैं। मुझे मतलब मैं आपकी बात से काफ़ी सहमत हूँ, मगर मैं मतलब कि लड़कों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं करना चाहता। ये भी ठीक है। मगर ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लड़कों की और लड़कियों की काम को करने की अप्रोच में बहुत फ़र्क होता है, लेवल ऑफ सीरियसनेस में काफ़ी फ़र्क होता है। मतलब लड़कियां काफ़ी सीरियसली अपने काम को लेती हैं, ये फ़र्क है। और मतलब कुछ जगह हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब कुछ काम है जिसमें लड़के जो है जैसे स्ट्रेंथ्स करेंगे। कोई बताए? मतलब जैसे, मतलब कि आपको अगर घर घर भेजना है जैसे, है ना, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि देखो लड़कियों को ना भेजा जाए, पता नहीं किस तरीके के लोग। वो तो मिल लड़कों की जाएंगे। वजह से है ना कि हमारा माहौल ऐसा है कि लड़कों की वजह तो से कोई भी लड़कियां- आउटडोर वर्क होगा ना, तो मैं लड़कियों को कहूँगा यार तुम ना ये वाला काम मत करो कहीं, मतलब क्योंकि जिम्मेदारी होती है, आपको ये पता नहीं लड़कों कौन की मिल स्ट्रेंथ जाए। है या लड़कों की हमारी वीकनेस है जिसकी हाँ, कि वजह कोई से बदमाश लड़का ना मिल जाए हाँ। उनको कहीं। ये है। और शालीन भाई, मैं ये बात हर जगह कहता हूँ कि लड़कियों की भागीदारी हर चीज़ पे बढ़नी बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ दिनों पहले खिड़की एक्सटेंशन गया, हाँ, तो वहाँ पे एक महिलाओं ने एक RWA बनाई, अच्छा। ऑल वेमेन, और उन्होंने विमेंस डे पे, ये इंटरनेशनल विमेंस डे गया तो उन्होंने मुझे अपना चीफ गेस्ट बनाया, अच्छा, और मैंने उनको कहा कि आपने बहुत बढ़िया काम किया कि आपने ऑल वेमेन RWA बनाई। देखिए आप समझिए, मैं अगर खिड़की एक्सटेंशन से गुजर रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी, मगर वहीं वो जो महिला गुजर रही है उसका पर्सपेक्टिव बहुत अलग होगा। मतलब मेरे को एक शर्मा जी बिल्कुल नॉर्मल लगते होंगे कि यार आते जाते बड़े नमस्ते करते हैं मुझे, है ना, और बढ़िया आदमी है। मेरे से कोई पूछेगा ये शर्मा जी कैसे, मैं कहूँगा तो बड़े बढ़िया आदमी है, बड़े। और कोई महिला से पूछोगे कैसे आदमी है, वो कहेंगे ये तो बड़े अलग टाइप के आदमी, तो ऊपर से नीचे तक आपको ऐसे घूरते हैं जैसे कि पता नहीं क्या चाहते हैं। तो महिला का पर्सपेक्टिव। फिर शाम को अगर कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है रात को 11 बजे, हमारे लिए ठीक है यार, एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है, कोई देर से आ रहा है तो उसका वो खाना पीना कर सकता है। महिला के लिए हो सकता है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है कि यार यहाँ पे रेस्टोरेंट के नाम पे 3-4 लड़के खड़े रहते हैं, वो रात को सिगरेट पी रहे होते हैं। अब वो 4 लड़के 11 बजे अगर सिगरेट पी रहे हैं और अगर कोई महिला कॉल सेंटर से उतर के अपने घर जा रही है तो उसको उनसे डर लगना स्वाभाविक है। या एक गली में अंधेरा है तो अगर आप लड़के हैं तो आपको वो चीज़ आपको स्ट्राइक नहीं करेगी, मगर उस लड़की को पता है कि वो इस रास्ते से शाम को गुजरती है और वहाँ पे अंधेरा होता है तो उसका दिल ज़्यादा तेज़ धड़कता होगा। तो गवर्नेंस के अंदर
एक महिला का पर्सपेक्टिव और एक पुरुष का पर्सपेक्टिव बहुत अलग होगा। महिला अपने बच्चों के बारे में सोचेगी कि मेरे बच्चों के लिए क्या बेहतर है, क्या माहौल बेहतर है। पुरुष शायद नहीं सोच पाएगा, इतना सोचेगा ही नहीं वो। तो इसीलिए महिलाओं का पर्सपेक्टिव गवर्नेंस के अंदर हर लेवल पे बहुत ज़रूरी है। और मैं मानता हूँ RWA भी एक गवर्नेंस की इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। मंत्री महिला हो या पुरुष हो, मगर उस मंत्री के आसपास पुरुष और महिला दोनों तरीके के एडवाइज़र होने ज़रूरी हैं, ताकि वो पर्सपेक्टिव जो है वो उस टेबल पे रखे ज़रूर। वो हो सकता है कंसिडर हो सकता है ना हो, मगर वो पर्सपेक्टिव आना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि लेडीज़ और हमारी यंग बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप उनको एक अच्छा सेफ ऑफिस एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो नहीं आएंगे। वो बच्चे लोग अपने बच्चों को भेजना बंद कर देंगे। तो आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे पूरी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस जा रहा है, बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये मेरा अपना सर्वे और मैंने कई बार एग्जिट पोल करा के देखा है अपनी। अच्छा। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ MCD का, उसमें मैंने एग्जिट पोल करवाए कुछ जगह। अच्छा। मैंने देखा 10 में से 7 महिलाएं जो बाहर आ रही थी वो कह रही थी हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। और 10 में से 4 पुरुष जो बाहर आ रहे थे वो कह रहे थे हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। अच्छा, तो महिलाओं में तो महिलाओं के पॉपुलैरिटी अंदर ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी बहुत पॉपुलर है। या मान लीजिए अरविंद केजरीवाल और इनकी सरकार बहुत पॉपुलर है, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रो वुमेन चीजें की हैं। जो बाकी आपने आमतौर महिलाओं पे की नहीं होते। सुरक्षा के लिए CCTV लगाए हैं, आपने बसों के अंदर मार्शल लगाए हैं, महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने की कोशिश की आपने है। महिला मोहल्ला क्लिनिक की बात की है, आपने महिलाओं के लिए ट्रैवल फ्री किया है, बहुत सारी चीजें हैं। तो और महिलाएं भी जो चीज़ हैं, है, मैं माफ करना आपको रोक रहा हूँ, जो ओवरऑल एम्बियंस है ना, जिस तरीके के पुरुष आप हैं, हाँ मैं आपने बताया ना कि आपके ऑफिस में जो महिलाएं हाँ। आती हैं आपसे बात करती हैं और बताती हैं पुराने पॉलिटिशियंस के बारे में। मैं जैन साहब के साथ काम करता हूँ, वहाँ पे भी मैंने देखा है। मेरे साथ कई सारे महिला कर्मियाँ हैं मेरी टीम में। तो ओवरऑल जो एक जेस्चर होता है टीम में कि पुरुष उनको कैसा वातावरण दे रहे हैं, जी 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 किस जी, नज़र जी, से देख रहे हैं, जी। कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं काम में, राइट। इससे बड़ा फर्क पड़ता है। नहीं, बहुत फर्क आम आदमी पड़ता है। पार्टी में ये एम्बियंस दिखती है इसमें। नहीं, आप देखिए ना, हमारी मीडिया की टीम है, मीडिया मॉनिटरिंग की टीम है, उसमें 2-3 लड़कियां हैं, 2-3 लड़के हैं। अच्छा। हमारी जो एडिटिंग टीम है उसमें लगभग बराबर की लड़कियां, बराबर के लड़के, ठीक है। और जितने भी मंत्रियों के पास अगर आप देखें, जैसे जैन साहब की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आप देखें, हेल्थ में देखें, लगभग बराबर के लेवल का आपको जो है अनुपात दिखेगा। बिल्कुल। बल्कि ये जो आर्ट एंड कल्चर वाले में अगर आप जाएंगे वहाँ तो लड़कियाँ ज़्यादा हैं। तो इससे बड़ा मतलब आप एक सोसाइटी को बिना कुछ कहे, बिना कुछ पोस्टर पे छापे, बिना कुछ बैनर पे लिखे, एक बड़ा बदलाव आप एक बड़ा बदलाव का मैसेज दे रहे हैं, जो जा रहा है, जो लगातार जा रहा है वो मैसेज। और भाजपा में तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ट्विटर हैंडल जो दिखते हैं महिलाओं के नाम से हैं। अब देखिए, भाजपा की समस्या अलग है। अच्छा। भाजपा के अंदर क्या है, एक अलग तरीके के मेल शोविनिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। कैसे? वहाँ पे अगर आप किसी फटी हुई जीन्स के बारे में टिप्पणी करें तो वहाँ पे उसकी वाहवाही की जाती है। जबकि मैं ऐसे बहुत सारे भाजपा के नेताओं को जानता हूँ जिनकी बेटियाँ उस तरीके की जीन्स पहनती हैं। बिल्कुल पहनती होंगी। ठीक है, मगर बड़ा अजीब है कि एक गलत रूढ़िवाद को आप धर्म के साथ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप देश को पीछे ले जा रहे हैं। एक वक्त था करीब 10 साल पहले, 12 साल पहले, इस तरीके की कोई बात कह दे तो मीडिया उसका जीना हराम कर देता। बिल्कुल। मतलब आपके घर के बाहर 2 दर्जन कैमरे खड़े हो जाएंगे, आपकी हालत खराब कर देंगे। मगर आप एक सेक्शन है जो वाहवाही करता है ऐसे लोगों की कि भाई आपने ममता बनर्जी के बारे में एक बड़ी भद्दी टिप्पणी कर दी, बहुत घटिया टिप्पणी थी। फिर आपने किसी की जीन्स के बारे में बहुत भद्दी टिप्पणी कर दी। आपने कहीं पे कह दिया कि महिलाएं खुद जो हैं इनवाइट करती हैं, रेप हो जाते हैं। कई जगह किसी ने, मुझे याद है कि भाजपा के एक नेता ने कहा, आई थिंक शायद मिनिस्टर थे, कि इस वक्त रात को गई बाहर जिस कारण से उनका रेप हुआ, उनको इतने बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, 8 बजे के बाद। तो इस तरीके की जो आप बातें कहते हैं, इससे आप एक छोटे सेक्शन को खुश तो करते हैं, मगर आप देश को 50-60 साल पीछे ले जा रहे हैं। और मतलब ये आप परमानेंट डैमेज कर रहे हैं अपने देश के अंदर। सर भाई, मुझे लगता है कि जिस रूढ़िवादिता को और मेल शोविनिज्म को आप कह रहे हैं ना, जिसको
ये राजनीतिक पार्टियां जाने अनजाने प्रमोट करती हैं, धर्म के नाम पे प्रमोट करती हैं कई बार, वो स्पिरिचुअलिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट, आध्यात्मिक के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। आध्यात्मिक कहता है कि कैसे आपने सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, जी जी ना कि जी। वो ये सिखाता है कि कैसे आपने कभी इस जात के व्यक्ति को, कभी इस धर्म के व्यक्ति को, कभी इस कपड़े के व्यक्ति को कंट्रोल करना है, उसको सिखाना है तुझे क्या पहनना है, उसे बताना है कि तुझे क्या खाना है, उसे बताना है कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अध्यात्म ये नहीं सिखाता, अध्यात्म कहता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैसी बनानी है, नहीं, और हिंदू धर्म भी कहीं पे जो मतलब जो भाजपा के लोग जो जिस चीज़ को प्रमोट करते हैं। प्रमोट कर रहे हैं और जिस चीज़ को पुश कर रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को मतलब कि अपमानित किया जा रहा है, महिलाओं को डिग्रेड किया जा रहा है भाजपा द्वारा, इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। ये मतलब हमारा दुर्भाग्य ही है कि लोग आज भी इस तरीके के पॉलिटिशियंस को एक्सेप्ट करते हैं, और बड़ा दुर्भाग्य है कि भाजपा की लीडरशिप ऐसे लोगों के ऊपर कोई जो है एक्शन नहीं लेती है, जो कि होना चाहिए था, वो बहुत ज़रूरी था। आपका सॉफ्ट नेचर, हल्का फुल्का टेम्परामेंट बहुत अट्रैक्ट करता है। एक आपके अंदर एक बड़ा टफ एडमिनिस्ट्रेटर भी हमने देखा है, सुना है। आप पिटिशन कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और मैंने देखा है ग्रिलिंग होते बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स की, जी जी सुनी है बहुत सारी कहानियाँ की। जी। आप बड़े टफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैं टफ एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं हूँ, मगर मेरे अंदर जो है सवाल पूछने की क्षमता है, और मेरा ये मानना है कि जो विधायिका है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, इसका सबसे बड़ा काम जो है वो है लोगों को रिप्रेजेंट करना। हमारा काम ही है, वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। और जो सरकार और सरकारी अफसर हैं, ये अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं जनता के प्रति। तो अगर कोई सरकारी डिपार्टमेंट सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा तो कुछ गड़बड़ है। तो मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ पे संदेह है तो उसके ऊपर सवाल पूछे जाएं डिपार्टमेंट से, शालीनता से पूछे जाएं, बिना किसी बदतमीज़ी के पूछे जाएं, अच्छे वातावरण में पूछे जाएं, मगर जब तक उसका जवाब ना मिले तब तक वो सवाल पूछे जाएं। ऐसा नहीं हो कि वो सवाल को जो है आप जो है डॉज कर दें। तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे पैशन है कि सवाल पूछे जाएं और सवालों का जवाब मिले। और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ जो है मेरा इंटरेक्शन हुआ, पिटिशंस कमेटी के अंदर, क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी में, प्रिविलेजेस के अंदर, और मैंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपकी क्लैरिटी बहुत है और आपने अच्छा काम किया। हमें लगा मतलब कि कई बार मतलब कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स की इतनी क्लैरिटी होती है, इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने किसी डिसीजन को कितना कुछ सोच के, कितना रीज़नेबल डिसीजन लिया, अच्छा लगता है और हम लोग बहुत सीखते हैं उनसे। और कई जगह ऐसा लगता है कि मतलब कि एक डिसीजन जो है वो गलत मंशा से लिया गया, और क्योंकि गलत मंशा से लिया गया इसलिए आपके पास कोई कारण नहीं है कि वो डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि उससे जनता का नुकसान हुआ, सरकार का नुकसान हुआ, सरकार के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। तो सवाल पूछना जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये लेजिस्लेचर का काम है। मुझे अच्छा लगता है सवाल पूछना। कल मानिए कि आपकी बेटी बड़ी होती है और वो डिसाइड करती है कि उसे यूपीएससी लिखना है, एक ब्यूरोक्रेट बनना है। एज अ मेंटर, एज अ फादर, क्या सीख देने की कोशिश करेंगे आप उसको? देखिए, मेरे कई जानकार हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं और कई सारे जानकार हैं जो ब्यूरोक्रेट्स को मतलब कि आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने की ट्रेनिंग देते हैं। और मैंने मतलब कई बार उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि मतलब क्या लैकिंग है, मतलब कोई कमी है जो मुझे लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस में भी है, ब्यूरोक्रेट्स में भी है, कि हम आज भी जो है पूरे सरकारी तंत्र में, हाँ पूरे तंत्र में है कि है? हम जो है विकासशील देश ही रह गए, हम विकसित देश नहीं बन पा रहे, विकासशील ही हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है 70 सालों से। तो मोटे तौर पे मुझे ऐसा लगा कि जो सिस्टम है, पूरा जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, ये नहीं बदल पाता। लोग आते हैं, बड़े उत्साह से आते हैं, बड़े जोश के साथ आते हैं कि हम इसको बदलेंगे। कुछ लोग कई साल मेहनत करते हैं, फिर वो कहते हैं कि यार जैसा है ठीक है। कुछ लोग अंत तक मेहनत करते हैं और नहीं बदल पाते। मतलब ये सिस्टम जो है
ये नहीं बदल पा रहा। इस पूरे सिस्टम को जो है बदलने की ज़रूरत है, व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो बदली हुई व्यवस्था में बेहतर काम कर सकते हैं, वो बदल नहीं पा रहा। मैं अपनी बेटी को यही कहूँगा कि भाई आप जितना बदल सकते हो उतना बदलने की कोशिश ज़रूर करना, डरना मत, हारना मत, कोशिश करते रहना। मुझे ऐसा लगता है सौरभ भाई कि एक जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए सिस्टम में, एक संवेदनशीलता होनी चाहिए आम आदमी को लेके, सिस्टम को लेके, जनता को लेके, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और वो आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे प्रमोशंस होते रहते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वो सेंसिटिविटी कम होती जाती है। देखिए, मैंने इसके बारे में कई बार सोचा और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई पुलिस है, कोई पुलिस का अधिकारी है, वो रोज़ इतने लड़ाई झगड़े देखता है कि उसको लड़ाई झगड़े की सेंसिटिविटी से, उसको रेप मर्डर से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। आपकी फैमिली में किसी का मर्डर हो जाए तो आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है। मतलब आपको लगता है कि पता नहीं किस तरह से आरोपी को पकड़ के उसको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, मगर उस एसएचओ को लगता है यार मेरे यहाँ तो हर दूसरे दिन कोई मर्डर होता है, उसके लिए ऐसे ही डॉक्टर या अधिकारी, उसके पास तो रोज़ परेशान आदमी आता है, बड़े बड़े परेशान आदमी आते हैं, तो उसके लिए किसी दूसरे की परेशानी से परेशान होने वाली, जिसको आप सेंसिटिविटी कहते हैं, वो जो है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए कंसिस्टेंटली आपको उसको सेंसिटिव रखने की ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी। मतलब आपके यहाँ एक प्रोसेस होना चाहिए कंटिन्यूअस, जो आपको उसको दोबारा ये बताते रहें, क्योंकि आप बार बार लोगों को परेशान देख रहे हैं, आप लोगों की परेशानियों से आपको दुख होना कम हो जाएगा, बट यू हैव टू री एनर्जाइज योर सेल्फ टू, क्योंकि आप सेंसिटिव नहीं होंगे तो फिर आप किसी का दुख ही नहीं समझेंगे, तो आपको दुख ही नहीं हो रहा है तो फिर आप क्यों करेंगे किसी के लिए काम। बिल्कुल। तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, कि कोई लोग आएँ और उनकी काउंसलिंग करते रहे इस चीज़ के लिए, और वो सब जगह ज़रूरी है। वो जजेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिशियंस के लिए भी ज़रूरी है, पॉलिटिशियंस के लिए ज़रूरी है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए ज़रूरी है, सब जो सरकार के अंदर जो पूरा तंत्र है उनके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों के दुख को अपना दुख मानना शुरू करें, किसी तरह के उसके दुख से, जनता के दुख से, किसी और के दुख से अपने आप को एसोसिएट करना शुरू करें। और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। बहुत सारे प्रोग्राम खासतौर से उन लोगों के लिए जो केयर गिवर स्ट्रेस से जूझते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हों। जी 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 जी, बहुत सारे टेक्निक्स आज के टाइम में, और हम नहीं, बहुत सारे विकसित देश, विकासशील देश अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें भी उसके बारे में सोचना है। बिल्कुल। मतलब हम लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है करना चाहिए। मगर एक ऐसी यंग पार्टी जिसको बहुत सारे यंगस्टर्स सुनते हैं, क्या लिख रही है वो ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर, उसके बारे में क्या छप रहा है, बहुत लोग जानना, सोचना, समझना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद रखते हैं कि ये लोग वो बात करेंगे जो शायद विपक्षी पार्टियां नहीं कह पा रही, कर पा रही। वो क्या लगता है आम आदमी पार्टी किस हद तक इसको कर पा रही है? आम आदमी पार्टी, देखिए मतलब हमने एक प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया है, आम आदमी पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि उन्हें लगता है कि हमारी तरीके के लोग हैं, हमारी तरीके के दिखने वाले लोग हैं, हमारी तरीके के प्रोफेशन से निकले हुए लोग हैं, और आज ये लोग टीवी पे डिबेट करते हैं प्रोफेशनल कन्वेंशनल पॉलिटिशियंस के साथ। आज ये लोग बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर से लड़ रहे हैं, मतलब खुल्लम खुल्ला लड़ रहे हैं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। और 7 साल हो गए लड़ते हुए। आप देखिए आज भी जो है हम बीजेपी से लगभग रोज़ लड़ रहे हैं, रोज़ लड़ रहे हैं और रोज़ जीत रहे हैं। कई बार हारते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर जीतते हैं, मगर कुल मिला के हम क्योंकि जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जनता आपके साथ है और भगवान भी आपके साथ है। तो अगर आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं, सच्चाई की लड़ाई लेते हैं, तो ऊपर वाला साथ देता है आपका। आप लोग बिना सिक्योरिटी के, बिना ताम झाम के सिर्फ जनता के लिए भाग दौड़ करते हो, कभी घबराहट होती है जिन लोगों से पंगा ले रखा? नहीं, मुझे लगता, मतलब लोग पूछते हैं मतलब कि ऐसा है, बट ऐसा है नहीं। नहीं डर लगता? नहीं, कुछ नहीं, मतलब मुझे लगता नहीं, मतलब कि आपके साथ सारी जनता है आपके साथ। मतलब आप जिस रोड से निकल रहे होते हैं सब लोग आपको जानते ही हैं ज़्यादातर जगह, अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं तो मतलब।
और आपके जो विरोधी भी हैं वो भी जानते हैं कि यार ये लोग ठीक लोग हैं, तो वो भी आपसे पंगे नहीं लेते। आप देखिए, नहीं लेते। वो राजनीतिक पंगेबाजी जो है वो चलती रहती है, वो तो चलती रहती है। जैसे आपका डोर स्टेप डिलीवरी रोक दिया, आपके मोहल्ला क्लिनिक रोक दिए, आपके सीसीटीवी रोक दिए, बट आपने लगवा लिए ना, आपने मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए ना, आपने सीसीटीवी तो लगवा ही लिए, उससे आपके सीसीटीवी का और प्रचार हुआ। एलजी साहब 1.5 साल नहीं लगने दिए, और लोगों को मालूम पड़ा, और लोगों को मालूम पड़ा गया कि ये सीसीटीवी लगाना चाहते थे, ये रोकना चाहते थे, और ये लग गए। 9 दिन तक अनशन हुआ तो उसकी कवरेज हुई। तो अभी भी जैसे ये सारे काम रोकने की कोशिश है ये नए कानून के तहत, अब ऐसा कोई ना जनता के काम रुक जाएंगे, और जनता के काम रुक जाएंगे तो कोई जनता भाजपा के साथ कोई ना हो जाएगी, जनता और आम आदमी पार्टी के साथ आएगी। चलिए रास्ते में बात करेंगे जी। हम नायरा की बात कर रहे थे, क्या वो कभी ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहेगी? वैसे मेरी बेटी आईएएस, मतलब उसको पता भी नहीं है कि आईएएस ऑफिसर क्या होता है, तो आई डोंट थिंक कि वो बनना चाहती है। उस अभी बहुत छोटी है, लाइक वो अभी क्लास 2 में है, तो मतलब बच्चों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है बड़ों से। तो पहले वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, क्योंकि एक बार उसने अपनी मम्मी के साथ देखा कि मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, तो बहुत सालों तक वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी। फिर एक बार हमने उसको स्कूल में नर्स बना के भेजा था, तो फिर वो नर्स बनना चाहती थी 1-2 सालों तक। अब फिर वो कुछ सालों से वो कह रही है कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ। तो अगर आप उससे पूछो कि आप एयर होस्टेस क्यों बनना चाहते हो, तो वो कहती है क्योंकि एयर होस्टेस के पास जो है कप नूडल्स होते हैं और अगर मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी तो मैं पैसेंजर्स को कप नूडल्स नहीं दूंगी, मैं रोज़ खुद कप नूडल्स खा सकती हूँ। तो उसको लगता है एयर होस्टेस ही एक ऐसी प्रोफेशन है जिसके अंदर आप कप नूडल्स के पास आपकी अनलिमिटेड एक्सेस है। अच्छा। तो बच्चे बहुत अलग तरीके से जो है वो सोचते हैं। पेरेंट्स को टाइम दे पाते हैं? कम। देखिए अब क्या है ना, आप एज अ पॉलिटिशियन आप फैमिली को कम टाइम दे पाते हैं, क्योंकि आप सारे कामों के लिए कहाँ से टाइम काटेंगे, आप फैमिली टाइम ही कट करते हैं, या आप अपना सोने का टाइम, अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट का टाइम, वही टाइम कट होता है। तो परेशान करता वो है। थोड़ा काम नहीं, ठीक है, आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आप तो देखिए बहुत सारे और भी प्रोफेशंस हैं, लोग कॉर्पोरेट्स के अंदर जो बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं उनके पास भी अब कम समय रहता है, कम समय रहता है। बचपन कैसा था आपका? बढ़िया, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब नहीं, नॉर्मल का मतलब शाय थे आप, देखो मुझे क्या बताया था है, आपने एक बार। क्या है कि हाँ, आई वॉज अ शाय पर्सन, मतलब मैं ऐसा कोई एक्सट्रोवर्ट आदमी नहीं था। मैं कभी क्लास मॉनिटर नहीं बना, और मतलब मैं कभी अपने स्कूल, मतलब मैं कभी पॉलिटिशियन नहीं बनने वाला व्यक्ति था। तो लोग कहते हैं ना कि हमारा बचपन जो है वो बड़ा बुरा था, या हमारा बचपन ऐसा था वैसा था, तो मेरा बचपन तो बड़ा नॉर्मल सा था। और मगर ये बहुत ज़रूरी है कि हर तरीके का आदमी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने, क्योंकि हर तरीके के आदमी को रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना वहाँ पे। कई लोग कहते हैं कि देखो अनपढ़ रिप्रेजेंटेटिव बन गए। मेरा कहीं पे ये मानना है कि एक आध अनपढ़ आदमी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे अनपढ़ ही पहुँच जाए वहाँ पे, बट एक आध अनपढ़ आदमी भी वहाँ पे पहुँचना चाहिए, क्योंकि वो बता सकता है कि अनपढ़ आदमी की क्या प्रॉब्लम है, अनपढ़ आदमी की क्या समस्या है। भाई अगर सारे ही ग्रेजुएट्स एक पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं लेबर के बारे में भी, तो वो उनको कौन बताएगा कि भाई लेबर की रोजमर्रा के इश्यूज क्या हैं? लेबर की एक्सेस भी अगर आप इंटरनेट पे दे दोगे, वो कहेगा भाई मेरे को इंटरनेट चलाना ही नहीं आता। अच्छा। मेरे पास मोबाइल तो है बट मेरे को उसका एक्सप्लोरर चलाना नहीं आता। तो हर तरीके का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे ज़रूरी है, महिला का, जवान आदमी का, बुजुर्ग का, दलित का, गरीब का, अमीर का, सब रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे ज़रूरी हैं, तभी वो वहाँ की बात रख सकते हैं। इस दौर में सारा सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, कम्युनिकेशन इवॉल्व हो रहा है, मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी हैं, हेल्थ सेक्टर इवॉल्व हो रहा है, इंसानियत इवॉल्व हो रही है। ये एक गंभीर सवाल है। देखिए अभी तो फिलहाल हमारा जो देश है ना वो एक बुरे दौर से गुजर रहा है, और ये इस दौर से गुजर रहा है कि वो सारी चीज़ें जो कहा जाती थी कि नहीं करनी चाहिए वो सब करी जा रही हैं। जैसे जात पात की बात नहीं करनी चाहिए कहा जाता था, वो सब की जा रही हैं। धर्म के बाद नाम पे लड़ाइयाँ नहीं करी जानी चाहिए, वो सब की जा रही हैं। वो फैशन बन गया है। तो मतलब एक दौर है, एक बुरा दौर है,
और धीरे धीरे वो अच्छा दौर भी वापस आएगा। मतलब एक वक्त था शालीन भाई, मैं आपको बताऊं, आज से 10 साल पहले दिल्ली के अंदर जवान बच्चों की क्या कन्वर्सेशन होती थी। 10 साल पहले चाय की दुकान पे, कोचिंग सेंटर के बाहर 12th क्लास के बच्चे, कॉलेज के बच्चे क्या बातें करते थे। वो ये बातें करते थे, यार नोएडा के अंदर वो कंपनी आ गई, वो फला MNC हायर कर रही है, गुड़गांव के अंदर BPO खुल गए। रात भर इनोवा, आपको याद है इनोवा गाड़ियाँ और स्कॉर्पियो गाड़ियाँ, और जो उससे पहले टाटा सुमो के अंदर लड़के लड़कियाँ आ रहे होते थे, जा रहे होते थे। BPO, KPO, कॉल सेंटर्स, क्या क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थी। मतलब एक बड़ा इवॉल्विंग एनवायरनमेंट था कि मतलब कि देश की इकोनॉमी बूम कर रही थी, लोगों को नौकरियां मिल रही थी। लोग कोर्सेज के बारे में बात कर रहे होते थे कि ये कोर्स करके जल्दी नौकरी लग रही है, ये कोर्स करके फला आदमी अमेरिका चला गया, ये कोर्स करके ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ये कोर्स करके न्यूजीलैंड चले जाते हो, कनाडा के अंदर आप ये ले लेते हो। आज क्या बात हो रही है हमारे यूथ की कन्वर्सेशन की? गाय की, गोबर की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की, सिर्फ ये डिस्कशन रह गया है। आप सोचिए 10 साल के अंदर जो यूथ की कन्वर्सेशन के टॉपिक्स होते थे, वो 10 साल के अंदर पूरे बदल गए हैं। ये देश के लिए काफ़ी परेशानी की बात है। आप देश के यूथ को कुछ साल तो गुमराह कर सकते हैं, मगर बाद में उसके सामने वो मसले दोबारा खड़े होंगे, रोटी के, रोज़गार के, उसके घर कैसे चलेंगे। आप देश के बड़े सेक्शन को दंगाई बना रहे हो। वो दंगाई तो बन जाएगा, नफरत ठूस रहे हो, आपके साथ दंगा भी कर लेगा, 2-4 लोगों को मार भी देगा, उस नफरत के साथ वो अपनी जवानी भी काट लेगा। मगर जब वो 35 साल का होगा और उसको परिवार चलाना होगा, तो उसका घर कैसे चलेगा? आप उस युवा को तैयार नहीं कर रहे उसके घर चलाने के लिए। आप उसको नौकरी नहीं दे रहे, आप उसको शिक्षा नहीं दे रहे, और आप उसको मानसिक तौर पे उसके मन में इतनी घृणा, इतनी नफ़रत भर रहे हो कि वो इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूटर नहीं बन पाएगा। वो सिर्फ घृणा से भरा हुआ एक टाइम बॉम्ब की तरह घूमता रहेगा इस समाज में। ये जो है, ये एक बुरा समय है, डराने वाला समय है। और बाकी सब देश जो विकसित हैं, वो सब ये बात समझते हैं। जो लोग इस देश से बाहर चले गए, वो भी ये बात समझते हैं, मगर यहाँ एक इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि वो लोग बात नहीं समझ रहे। और इकोसिस्टम्स ऐसे बन गए कि सबके अपने अपने सच हैं। मतलब एक तबका है जो एक भाजपाई इकोसिस्टम में चल रहा है, उनके अलग ही सच हैं। एक तबका है जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के अंदर चल रहा है, उनके अलग ही सच हैं। उनके सच बिल्कुल अलग है, मगर सच तो एक ही हो सकता है ना, या तो वो सच है या ये सच है। और ये दो इकोसिस्टम के लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। इनके बीच में कोई वार्तालाप ही नहीं है कि ये तय तो किया जाए कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो वो अपने सच के साथ जिए जा रहे हैं, नफरत भरे हुए, ये अपने सच के साथ जिए जा रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी ने जो काम किया है इसके अंदर, कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग उन्हीं चीज़ों को नोटिफाई करेगी जो आप पसंद करते हैं। तो यदि आप एक इकोसिस्टम को बिलोंग करते हैं, हाँ, तो आपको वही सारी स्टोरीज सुनाई जाएंगी, समाज वही लोग फॉलो कराए जाएंगे। समाज के अंदर जो घृणा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, वो यही है। क्या होता था, आप देखिए, कांग्रेस बीजेपी जो है, ये कोई आज की पार्टी है कोई ना। 70 साल से चुनाव लड़ रही हैं। 70 साल से कांग्रेस को वोट देने वाला आदमी और बीजेपी को वोट देने वाला आदमी उसी अड़ोस पड़ोस में रह रहा है। रिश्तेदार हैं कि साहब एक भाई बीजेपी को वोट देता है, कांग्रेस को वोट देता है, सालों से देते आ रहे हैं, एक ही डाइनिंग टेबल पे खाना खाते आ रहे हैं। आज जो उनके बीच में नफरत है, जो उनके बीच में दुश्मनी है, जो उनके बीच में घृणा है, जो वो एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखिए, एक ही ऑफिस में काम करने वाले आदमी कॉफ़ी पे मिलते हैं, वो लगभग एक दूसरे का मर्डर करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ राजनीति के चलते। परिवारों में मतलब लोगों की, भाइयों की बातचीत बंद हो गई। लोगों ने अपनी ससुराल जाना छोड़ दिया कि ये भाजपाई है, इनके यहाँ नहीं जाऊँगा। उन्होंने जाना बंद कर दिया कि ये लेफ्टिस्ट है, इनके यहाँ नहीं जाऊँगा। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो गूगल, फेसबुक, इनके जो एल्गोरिथम्स हैं, वो आपको वही दिखाते हैं जो आपको देखना है। वो आपको आपके हिस्से का सच दिखाते हैं। तो आपको एक तरीके की विचारधारा का इतना कंटेंट आपके ऊपर बॉम्बार्ड किया जाता है कि आपको ऐसा लगता है यही सच है, और आप दूसरी विचारधारा से नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं।
यही कारण है कि दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच में कोई वार्तालाप और ये नहीं है, legal कोई तरीका है कन्वर्सेशन नहीं है, घृणा और फैलाने लीगल तरीका है घृणा फैलाने का। और आप सोचिए ये कितनी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है, ये जो असेंबली है, ये कोई घृणा के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्लेटफॉर्म्स नहीं है। ये पार्लियामेंट, ये पंचायतें, ये असेंबलीज़ एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करके समाज के बेहतर सॉल्यूशंस निकालने के प्लेटफॉर्म्स थे, बिल्कुल, जो कि अब बंद हो गए। जिस टेलीविज़न डिबेट के अंदर ज़्यादा बदतमीज़ी होगी, ज़्यादा चीख चिल्लाहट होगी, ज़्यादा गाली गलौच होगी, वो टेलीविज़न डिबेट ज़्यादा चलने लग गई नहीं चौंकाने वाली बात है। कि मतलब लोगों को उस तरीके के कंटेंट की आपने ऐसी आदत डाल दी है कि जब तक कहीं पे मतलब कि एक दूसरे से गाली गलौच ना हो, लोगों को मज़ा आना बंद हो गया। ये बहुत मतलब कि ये आपको, मुझे लगता है आपके देश को, आपके समाज को कई साल, कई दशकों पीछे ले गए। आप जब फ्री होते हैं, मान लीजिए कि फ्री नहीं भी होते, मानिए 7 दिन के लिए आपको छुट्टी मिल रहा है अपने काम से, हाँ, सीएम साहब बोलेंगे 7 दिन आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है और जनता आपको फ्री करे 7 दिन, तो आप पहला काम क्या करिएगा? हाँ, मैं चाहूँगा कि मतलब कि किसी शांत सी जगह, जैसे आप आज यहाँ लेके आए, किसी शांत सी जगह जाया जाए, मतलब किसी पहाड़ पे जाया जाए, हिल स्टेशन पे जाया जाए, या किसी बीच पे जाया जाए। मतलब कुछ साल, 2-3 साल पहले मैं अंडमान निकोबार गया था, और वहाँ पे बीच पे मतलब मैं और मेरी बेटी जाते थे। मेरी वाइफ जनरली अपने रूम में रहती थी, तो हम लोग समुंदर के किनारे एक पेड़ के नीचे लेट जाते थे घंटों, मतलब 10 बजे सुबह लेटा और 3 बजे तक। अरे वाह, मेरी बेटी वो क्या कहते हैं, वो छोटे वो होते हैं ना सैंड के साथ, बोल पाती थी? हाँ, मतलब हाँ बोल लेती थी वो। हाँ। वो मिट्टी के उनके साथ वो खेलती थी, उसके पास कुछ इक्विपमेंट होता था कि वो कुछ कैसल वगैरह वो बनाने के लिए वो लगी रहती थी, और मैं लेटा रहता था, कोई किताब नहीं पढ़ता था, कुछ नहीं पढ़ता था, बस समुद्र की लहरों को देखता रहता था। वो लहरें थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है पास आ जाती थी, फिर थोड़ी देर बाद वो अपने आप दूर जाना शुरू कर देती थी। बड़ा बढ़िया। हाँ, ये मेरी आखिरी वेकेशन थी, उसके बाद मैं नहीं गया। हाँ, 3 साल। 2022 तक ऐसे कोई चांस भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, जाएंगे, मिलेगा मौका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू और शाहिद भाई। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।